अच्छा जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने पॉल्यूशन स्टार्ट किए थे और चैप्टर जो है ये एयर एंड वाटर है। केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट। सिलेबस में आपको इस नाम से मिलेगा ये। सो हमने मीथेन का देख लिया था और नॉक्स हमने स्टार्ट किया था। नॉक्स बोले तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक इट मे बी NO एंड इट मे बी NO2। सोर्स हमने इसका देखा था फ्रॉम कार इंजन्स और पावर स्टेशंस। ओके। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आपके पास सोर्सेज में, अगर मैं आपको कहूँ तो बेटा एग्जाम में आपसे दो तरह के सोर्सेज पूछेगा वो। एक तो वो पूछेगा फ्रॉम ह्यूमन, ओके, और एक वो पूछेगा फ्रॉम द नेचर। नेचुरल सोर्स और ह्यूमन सोर्स, दो तरह के सोर्सेज आपको इसके पता होने चाहिए। किसके? NO2 के। NO2 कहाँ से रिलीज होती है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, आप जरा देखिएगा आप। मैंने सबसे पहले तो यहाँ ये लिखा कि इसके आपको फर्दर जो है वो दो सोर्स मिलेंगे। उसको मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ। एक और एक ये आपके पास आ गया ह्यूमन, और ये आ गया नेचुरल। अब होता ये है कि जब आपके पास नाइट्रोजन गैस एंटर होती है कार इंजन में, नाइट्रोजन गैस जब एंटर होती है कार इंजन में, तो नाइट्रोजन गैस बेटा है क्या? N2। N2 बोले तो N ट्रिपल बॉन्ड है। देखो, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है ये, इतनी शराफत से नहीं टूटता ये बॉन्ड। इतनी आसानी से नाइट्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटता है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट्स ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड वी हैव टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। है तो कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये तो बात सही है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन आयोनिक। लेकिन मसला ये है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है ना यार, ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड है। पहले एक को तोड़ा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। मसला ये है, तो इस वजह से ये स्ट्रांग बन जाता है। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यार आपके नोटबुक का जो एक पेज है, अगर मैं आपको कहूँ आप उस पेज को फाड़ दो, आप आसानी से फाड़ दोगे। अगर मैं आपको कहूँ पूरी नोटबुक को एक साथ फाड़ो, हालांकि पेज की इटसेल्फ कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे पेजेस आपस में मिल गए तो वो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो नाइट्रोजन की भी यही एग्जांपल है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह से ये क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन गया इसका। अब ये जब कार इंजन में आता है ना, तो उसका टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा होता है। कार इंजन का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो जब वो उस उस फ्रेम में आ जाता है, उस टेम्परेचर की रेंज में आ जाता है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। इसको मैं कैसे लिखूं? कि जैसे ही इस पर हाई टेम्परेचर अप्लाई हुआ, हाई टेम्परेचर अप्लाई हुआ, और ये हाई टेम्परेचर कहाँ से आया? इन कार इंजन। ओके। जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ तो ऑब्वियसली एयर तो है ही है। So it's going to react with oxygen and form nitrogen dioxide and form नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके जी। तो ये है इसमें बेटा, ये है इसमें कि वैसे नॉर्मली तो वो रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन उस टाइम उस फ्रेम में जब वो आया तो उसने रिएक्शन कर लिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ये हमारी वजह से है, ये हमारी गाड़ियों की वजह से है। ये नेचुरल नहीं है, ये हमारी हरकतें हैं। ये हमारी हरकतें हैं जिसकी वजह से NO2 बन रहा है कार इंजन में। ओके। अब होता क्या है, अगर मैं नेचुरल यानी रिसोर्स की बात करूं कि NO2 का नेचुरल सोर्स क्या है, तो NO2 का जो नेचुरल सोर्स है वो है लाइटनिंग। क्या है? लाइटनिंग। इसको मैं लिख देता हूँ, लाइटनिंग।
और ह्यूमन सोर्स क्या है? कार इंजन। ह्यूमन सोर्स क्या है? कार इंजन। ओके। अच्छा, लाइटिंग में भी बेटा यही हो रहा होता है, लाइटिंग में भी यही चल रहा होता है कि नाइट्रोजन का जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो बहुत हाई एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है ब्रेक डाउन होने के लिए। तो लाइटनिंग के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो तुम्हारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है इजीली। एंड वंस इट ब्रेक्स डाउन, तो फिर क्या होगा? इट्स गोइंग टू कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो कि एक पॉल्यूटेंट है। ये तो अल्टीमेटली बात पक्की है कि ये एक पॉल्यूटेंट है। ओके हो गया जी? पक्की बात है, ये पॉल्यूटेंट है। तो अब हमने इसका सोर्स तो डिस्कस कर लिया। अब इसका इफेक्ट क्या है? अब इसका इफेक्ट क्या है तो वो भी देख लेते हैं हम। इफेक्ट ऑफ NO2। ओके। अब NO2 का जो इफेक्ट है उसमें होता ये है बेटा कि एसिड रेन होती है इससे। ओके। एसिड रेन होती है इससे। तो पहला इफेक्ट जो इसका है दैट इज कॉल्ड एसिड रेन। लेकिन कैसे? एसिड रेन तो है, लेकिन कैसे? अच्छा, एसिड रेन में होता क्या है क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, आपके पास जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सिंस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर एसिडिक, तो जब इन ऑक्साइड्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी इन्वायरमेंट में, जब इन ऑक्साइड्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी इन्वायरमेंट में, तो ये होता क्या है कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर बेटा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब आपके पास नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में रिएक्शन करके, और जब बारिश होती है तो ऑब्वियसली वो बारिश में आपको एसिड नजर आ रहा होगा। यानी कि जब आप उसकी पीएच चेक करेंगे तो वो एसिडिक पीएच होगी। वो एसिडिक पीएच रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि भाई वो पीएच बेसिकली लेस देन 7 है यार। वो पीएच क्या है? लेस देन 7 है। और लेस देन 7 पीएच का मतलब क्या है? वो एसिडिक पीएच है। भाई एसिडिक पीएच आई कहाँ से है? वैसे तो नहीं था, नया एसिड तो नहीं था हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन जो लाइटनिंग से, जो आपने मैन मेड जो है आपका पॉल्यूटेंट था, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गई, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। है ना? टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो उसने नाइट्रिक एसिड बनाया। उसकी इक्वेशन क्या लिखे हम? तो आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं। दे दे आर absorbed by water, and they are going to form HNO3। ओके। HNO3। तो ये है आपका, ये जो आपके पास बना है ना नाइट्रिक एसिड, बेसिकली दिस इज एसिड रेन। सही हो गया जी? ओके हो गया। दूसरा क्या काम करता है, यानी दूसरा इफेक्ट क्या है इसका? चलो ये तो एक इफेक्ट हो गया एसिड रेन। और क्या होता है? और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या करते हैं? तो उसको मैं नंबर वन कह देता हूँ। उसको मैं नंबर वन कह देता हूँ। दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग।
फोटोकेमिकल स्मॉग। ओके। फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए अब अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या जो है ना वो इसमें रोल है कि वो कैसे फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म करते हैं। तो याद रखना बेटा, ये ज्यादातर जो है वो अर्बन एरियाज में होता है, रूरल एरियाज में इतना ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा ये फोटोकेमिकल स्मॉग। तो अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट आपके जो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और एक आपको एक ब्राउन कलर का हेज सा नजर आ रहा होता है। वो जो ब्राउन कलर का हेज होता है वो बेसिकली क्या करेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत मसले मसाइल होते हैं उसके, बहुत सारी चीज। तो यानी कि मैं क्या करूंगा कि ये फोटोकेमिकल स्मॉग बनता कैसे है। पहली बात तो ये है ना, सबसे मेन क्वेश्चन तो ये है। तो याद रखना बेटा कि ये क्या है, मिक्सचर ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन। ओके। मिक्सचर ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड oxides of nitrogen and ozone gas, O3 and ओजोन। ये इनका मिक्सचर होता है। और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ऑब्वियसली ये क्या बनाएंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएंगे। लेकिन ये रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दे रिएक्ट दे रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ब्राउन हेज। अब ये जो ब्राउन हेज आपके पास है, बेसिकली यही आपका फोटोकेमिकल स्मॉग है, which is the photochemical smog। बज़ाहिर आपको दिखने में कुछ अगर ऐसी पिक्चर नजर आ रही होगी आपको बेटा, कि ये वाला जो पोर्शन है ना आपके पास, ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पोर्शन, दिस इज बेटा फोटोकेमिकल स्मॉग। ये है फोटोकेमिकल स्मॉग जो आपको नजर आ रहा है। ऑब्वियसली ये सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, जो कि रिएक्ट कर रही होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। जो कि रिएक्ट कर रही होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। ये है फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी चीजें हैं। तो अब क्या करें हम, इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे हमने ऊपर सब चीजों के पहले सोर्सेज देखे, फिर हमने उनके इफेक्ट्स देखे, फिर हमने उनके सॉल्यूशन देखे। तो अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को किसी भी तरह से खत्म कर दूं, किसी भी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड को खत्म कर दूं, तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। यानी आप जड़ को ही काट दो ना यार, आप उस दरख्त को ही काट दो जिससे ये सारे के सारे फल निकल रहे हैं, तो खत्म हो गई बात। तो बजाय इसके कि आप फोटोकेमिकल स्मॉग और ये सारी चीजें इन पे आप काम कर रहे हो, ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि ये जिसकी वजह से हो रहा है तुम उसी को ही खत्म कर दो। ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का जो रिलीज हो रहा है आप इसको खत्म करो। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कैटालिटिक कन्वर्टर। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कैटालिटिक कन्वर्टर। ये इसका सोल्यूशन है। ये इसका क्या है, सोल्यूशन है। तो अब मैं इसको लिखूंगा, यूज
कैटालिटिक कन्वर्टर। अब कैटालिटिक कन्वर्टर काम कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस कर लें। ओके, फिर हम ये कैसे, इसकी वर्किंग क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर काम कैसे करता है, फिर इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे। ओके हो गया जी। अच्छा जी। और पॉल्यूटेंट हमारे पास क्या क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड भी है। पॉल्यूटेंट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ओके। और उसका क्या इफेक्ट है, क्या सोर्स है, क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो ऑब्वियसली उसका भी क्या होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर ही होगा। सॉरी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का है अपना कैटालिटिक कन्वर्टर। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट्स के नाम हम आपको बता रहे हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। ओके। अच्छा, अब सल्फर डाइऑक्साइड का, अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की, अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ओके। अब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसका यूज क्या है, सोर्स क्या है इसका। तो सोर्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेटा, तो सोर्स है इसका कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में मसला ये है कि उसमें सल्फर एज एन इम्प्योरिटी होता है। फॉसिल फ्यूल में सल्फर एज एन इम्प्योरिटी होता है। आपने देखा होगा पहले पेट्रोल का कलर जो था वो रेडिश टाइप का था, अब ग्रीन टाइप का। तो ग्रीन वाले में सल्फर की क्वांटिटी कम है, और मतलब कि ये हेल्प कर रहा है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। लेकिन बिल्कुल 100% एलिमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसने काफी हद तक सल्फर के कंटेंट को कम किया है। ऑब्वियसली सल्फर कम होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगा। तो इसके सोर्स को मैं क्या लिखूंगा? कंबस्शन ऑफ, कंबस्शन ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओके। अच्छा, और भी इसके सोर्सेज होते हैं, जैसे कि ये ज्यादातर चिमनी से भी निकल रहा होता है। और अपना इसके अलावा वो जो आतिशफिशा होता है, वो जब फटता है तो ऑब्वियसली वहां से भी कुछ इस तरह का कंटेंट आपको जो है ना, ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो है वो मिलेगा। तो बेसिकली वोल्केनोज जिसे हम कहते हैं। तो हमें करना क्या है कि सोर्स तो हमें पता लग गया, चलो भाई सही है, ओके। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल जब होता है उसमें सल्फर की क्वांटिटी की वजह से जब वो बर्न होता है, कंबस्ट होता है, इट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब इसका इफेक्ट क्या है सल्फर डाइऑक्साइड? अच्छा, इसका भी जो इफेक्ट है, बेसिकली वो क्या है? ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ओके। और और क्या है इसका? एसिड रेन भी है। एसिड रेन कंट्रीब्यूशन। एसिड रेन में इसका हाथ भी है। सही है ना? अब कैसे है? अब लेट्स सपोज आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि कंबशन से बना था, कहाँ पर? यहाँ पर। कैसे? जो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड आपका बना था, अब वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, आपके वाटर से वो रिएक्शन करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए जरा, कि हमने यहाँ दो चीजों को मेंशन किया है।
एक नॉक्स को, एक सॉक्स को, एक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को और एक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर को। ओके, दो चीजों को हमने यहाँ पर मेंशन किया है बेटा। तो अब मैं क्या कहूंगा कि सेम एज जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो अल्टीमेटली वो क्या बनाता है, H2SO4। अब ये जो H2SO4 इसने बनाया है, दैट इज द एसिड रेन। दैट इज योर एसिड रेन। सही है जी। तो इसका मतलब इसका भी बहुत मेजर हाथ है एसिड रेन के अंदर। ओके जी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? चलो ये तो पता लग गया, सोर्स भी है, इफेक्ट भी है। तो कोई ना कोई तो हल निकालो ना यार इसका। हमारा जो इन्वायरमेंट सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना इसका कोई ना कोई। देखो, एक तो ये बात है कि आप इसके लिए जो पेट्रोल यूज करो उसकी उसकी क्वालिटी अच्छी हो। क्वालिटी अच्छे होने से मुराद ये है कि उसमें सल्फर का कंटेंट कम होना चाहिए। उसमें सल्फर का कंटेंट क्या हो बेटा, कम हो। यानी आप ऐसा पेट्रोल यूज करो जिसमें सल्फर की क्वांटिटी कम हो। तो यूज ऑफ लो परसेंटेज ऑफ सल्फर। ना सल्फर होगा ना सल्फर का ऑक्साइड बनेगा, है ना सल्फर होगा ना सल्फर का ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से ये होगा कि एसिड रेन भी नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये प्रोसेस मैं बता देता हूँ, इसमें करते क्या है। डी सल्फराइजेशन बेसिकली ये भी एक मेथड है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दैट कि आपकी एसिड रेन फर्दर प्रोड्यूस ना हो सके। ओके जी। आगे आते हैं हम। अब ये डीसल्फराइजेशन का पूरा प्रोसेस हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसे। अगेन हम पॉल्यूटेंट को पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हमने कैटालिटिक कन्वर्टर को भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो किस तरह से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो पहले हम पॉल्यूटेंट्स को कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह हम इनकी तरफ आएंगे। ओके जी। सो द नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके जी। तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स भी बेटा क्या है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल है। ओके। कंप्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है ना, कार्बन होता है ना यार उसमें, सल्फर तो एज एन इम्प्योरिटी होता है, लेकिन ये तो है ही है। तो सल्फर का भी सल्फर डाइऑक्साइड बन गया था जब वो कंबस्ट हुआ। तो चूंकि कार्बन तो है ही है ना 100%, तो कार्बन का भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन का भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या कहते हो, ऐसे ही है? कार्बन का भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सिंपल, सिंपल सी बात है। चलो जी, अब आते हैं इसके इफेक्ट पर। इसके इफेक्ट पर। इफेक्ट क्या होगा इसका जी, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट।